बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम पिछले 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में जान चुके हैं। मोनोसेकेराइड तो अपन पढ़ चुके हैं, डाइसेकेराइड भी पढ़ चुके हैं। आज हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। यह अघुलनशील मीठी शुगर नहीं होती है। इसका पाचन पूर्णतः से विभिन्न अंशों में होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसका प्रत्येक अणु अनेक मोनोसेकेराइड के अणुओं का प्रतिनिधित्व करती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक जब डाइसेकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं क्योंकि इनमें 3 या 3 से अधिक शक्कर की इकाइयां होती हैं। कई बार ये इकाइयां 50,000 तक की गिनती की भी हो जाती है। लंबी सीधी श्रृंखला में जुड़ी रहती हैं और जुड़कर स्टार्च पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। स्टार्च जो कि कार्बोज का सबसे जटिल रूप होता है। पॉलीसेकेराइड शर्करा की विशेषता है। इनमें मिठास कम होती है। ये पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। पानी में घोलने पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। शर्करा की कई इकाइयों के होने के कारण इनका अणुभार अधिक होता है। इनका सूत्र C6H10O5 होता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्च। ताप, एंजाइम और अम्ल के प्रभाव से स्टार्च किसमें, डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। डेक्स्ट्रिन स्टार्च के पाचन की मध्य स्थिति होती है। स्टार्च का अंतिम रूप ग्लूकोज होता है। स्टार्च वह रूप है जिसमें पौधों में अत्यधिक मात्रा में कार्बो संबंधी पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। ये अनेक प्रकार के प्राकृतिक भोज्य पदार्थ में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, साबूदाना, ज्वार, बीजों, जड़, कंद आदि में पाए जाते हैं। यह साधारण छिलके वाले अन्न जब पक जाते हैं तो उनके ठोस के आधे भाग से लेकर 3/4 भाग के बराबर तक पाया जाता है। परिपक्व आलू में इसके कम से कम 3/4 ठोस पदार्थ के लगभग होते हैं। कच्चे सेब में अधिक स्टार्च होता है। केले में स्टार्च होता है। इन सब चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च के जो कण होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर इनको देखा जाए तो स्टार्च के कण प्रत्येक अणु में ग्लूकोज की इकाइयां दिखाई देती हैं। अब आता है स्टार्च की विशेषताएं क्या होती हैं। स्टार्च ऊर्जा देने का प्रमुख साधन होता है। ठंडे पानी में अघुलनशील होता है। गर्म पानी में डालने पर जेलीनुमक संरचना बना लेता है। पेड़ पौधों की जड़, बीज, कंद में स्टार्च पाए जाते हैं। अलग अलग माध्यम से प्राप्त स्टार्च के कण को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर उनका आकार, रूप तथा चिन्ह अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर पौधों के गुणों में अंतर होता है। कार्बोज तत्व वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। उबले स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। ये स्वादहीन होते हैं। श्वेत पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। शर्करा की कई इकाइयों के होने के कारण इनका अणुभार अधिक होता है। स्टार्च मुख्यतः एमाइलोज तथा अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बने होते हैं। पाचन क्रिया में लार में टाइलिन एंजाइम तथा पैंक्रियाज में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन में, बाद में माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज के बाद माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टार्च का सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। मतलब स्टार्च टाइलिन की प्रेजेंस में डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। स्टार्च एमाइलेज की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में डेक्स्ट्रिन जो होता है वह माल्टोज में बदल जाता है। और माल्टोज होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज में बदल जाता है। मतलब सबसे सरल यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। जब हम रोटी बनाते हैं तो लाल भूरे रंग से सिकती है या आटा गूंथते सफेद से भूरा होने लगता है। यह रंग में अंतर इसलिए होता है कि ताप के संपर्क में आने से स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। और मुंह के पाचन में टाइलिन नामक पाचक रस होते हैं कि क्रिया से स्टार्च किसमें, डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। अनाजों को अंकुरित करने पर भी स्टार्च डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है और वे थोड़ा स्वीट हो जाते हैं। हमारे आहार में डेक्स्ट्रिन का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। ये कॉर्न शुगर, कॉर्न सिरप, शहद में अधिकता से पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं ग्लाइकोजन।
रासायनिक संरचना की दृष्टि से स्टार्च के बहुत ही अनुरूप होता है। ये श्वेत क्षार स्टार का सरलीकृत रूप है जो जीवित प्राणी मनुष्य के यकृत मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। उपवास तथा बीमारी की स्थिति में भोजन न मिलने पर स्टार्च भोजन में अधिक उपयोग में होने पर ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने पर नष्ट हो जाती है। यकृत में लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन जमा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलुलोज। साग सब्जियों के रेशे इत्यादि अनाजों के छिलके इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। स्टार्च के कणों को आपस में आबद्ध कर रखते हैं। आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने एवं उनमें संकोचन और प्रसारण के लिए आवश्यक शक्ति उत्पन्न करने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ स्वयं नहीं पचते, इन्हें चाहे कितना ही पकाया जाए फिर भी घुलते नहीं हैं। फलस्वरूप इनका पोषण नहीं होता है। ये बदहजमी नहीं करते वरन कब्ज को दूर करते हैं। कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को सेलुलोज एक महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ होता है। यह तत्व मुख्यतः साबुत अनाजों, दालों, हरी सब्जी, चुकंदर, खुम्बी, गाजर, बंद गोभी, शलजम आदि में पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है ये अघुलनशील होता है, अपाचनशील होता है। मनुष्य के शरीर में अपाचनशील है, अतः इसका कोई भी भोजन मूल्य नहीं होता है। भोजन मूल्य न होने पर भी रोज के भोजन में 4 से 7 मिलीग्राम रेशा लेना आवश्यक होता है। आटे के चोकर में, फल सब्जी के छिलके के रूप में, क्योंकि भोजन में इसकी उपस्थिति बड़ी आंत की मांसपेशियों के सिकुड़ने की गति को तेज करती है, जिससे शरीर मल आसानी से बाहर निकल जाता है। इतना ही नहीं, कब्ज पीड़ित लोगों के लिए सेलुलोज युक्त भोजन एक दवा का काम करता है। हमें अपने दैनिक आहार के अंदर बिना छना आटा, साबुत दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। सेलुलोज अघुलनशील, अपाचनशील है, किंतु जब इन्हें पकाया जाता है तो इनके ऊपर का आवरण टूट जाता है और ये मुलायम पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुलायम होने के कारण इनका पाचन हो जाता है तथा ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज पॉलीसैकेराइड के समान पदार्थ होता है। पौधों के रेशों की सामग्री की अपेक्षा पौधों की भित्तियों में सेलुलोज के अनुरूप होता है। रासायनिक रूप से सेलुलोज की भांति सुस्पष्ट नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अथवा जो मोनोसैकेराइड के समूह के उत्पादन में भी ये सेलुलोज से भिन्न होता है। हमारे भोजन में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का एक बड़ा भाग अपचयित रहता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है और वह हमारी आंत्र के अवशेष को भार प्रदान करता है। किसी न किसी अंश में इसका प्रभाव आंत्र की नियमित गति पर भी पड़ता है। यह याद रखने की बात होती है कि अत्यधिक रुक्ष अंश के प्रभाव से पर्याप्त भार निर्मित करने वाले तत्वों के विषय में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है तथा इस संबंध में केवल अपचनशील पदार्थ ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि फल, उनका रस भी आंत्र नियमितता को समुन्नत करने में समर्थ होते हैं। ये तो हुआ हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज की बात आता है पैक्टिन। पैक्टिन न शरीर में पाचन होता है और न ही इसका कोई भोजन का रूप होता है। ये पके फलों में तथा कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। फलों के संरक्षण के लिए जैम, जेली बनाए जाते हैं। उनको बनाने में विशेष योगदान प्रदान करता है। क्योंकि चीनी की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में ये जेली के रूप में जम जाता है। ये तो हुआ पैक्टिन। अब आती है कार्बोहाइड्रेट की हमें मांग की कितनी ज़रूरत होती है, हम कितना कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर लें, भोजन के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट हम लें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जड़ वाली सब्जियां, शकरकंद,
जमीकंद, अरबी, सूखे फल व सब्जियां, नाशपाती, मुनक्का, अंजीर आदि सभी कार्बोस के उत्तम साधन होते हैं। शक्कर से हमें 99.4 कैलोरी कार्बोस प्राप्त होता है, गुड़ से हमें 95, शहद से हमें 79 और हरा चना से हमें 59 कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल से हमें 78, गेहूं का आटा से हमें 69, मैदा से हमें 70, किशमिश से हमें 77, अंजीर से हमें 68 और खजूर से हमें 67, जमीकंद से हमें 28, केला से हमें 24 और गाय के दूध से 4.4 और आम से हमें 16.2 कार्बोस प्राप्त होता है। यानी आज हमने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा। पॉलीसैकेराइड जो होती है, दो या दो से अधिक डाइसैकेराइड जो होती है वापस मिलकर के क्या बनाती है? पॉलीसैकेराइड बनाती है। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के बारे में पढ़ा। ये तो हुआ हमारा पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के दुष्प्रमाण और कार्बोहाइड्रेट की न्यूनता के दुष्प्रमाण और कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, ये हम अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।